तो शुएब रजा बात कर रहे थे मौलाना अरशद मदनी से, और जो बता रहे थे कि जो मुलाकात हुई है आरएसएस सरबराह मोहन भागवत साहब से वो कैसी रही है, और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे तारुफ करा देते हैं। रेणु भाटिया जी हैं, लीडर है बीजेपी के, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर एसपी पांडे साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। साथ ही स्काइप से हमारे साथ जुड़ गए हैं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं मुंबई से, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते पहले पूछना जरूरी हो जाता है कि आखिर जब जिस तरीके से लगातार जो सियासत है वो मुल्क के अंदर लड़ने का काम करती है, या फिर यूं कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच मफाद पैदा करने का काम करती है, वहां पर दो सरबराह अगर मिलते हैं तो ये मुल्क के लिए क्या पैगाम देता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है तो एक डिफरेंट तरह का सिनेरियो बन जाता है, सोच में भी सभी की। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि कभी भी हमारी सरकार की तरफ से या किसी भी ऐसे हिंदू लीडर की तरफ से कभी भी ये छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया गया हो कि हमें मुसलमानों के साथ नहीं रहना या उनका साथ नहीं देना या उनको आगे नहीं बढ़ाना। पहले दिन से प्रयास ये रहा, जब से आजादी हुई, कि हम लोग जैसे पहले थे उसी तरह से साथ मिलकर रहें। अब हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। जब हमारी ये सोच बन जाती है कि ये हमारा मुल्क है, तो मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारा सिस्टम धुल जाता है, ये खत्म हो जाती है, वो सेकंड थॉट में आ जाता है। परंतु पहले हिंदुस्तान हमारा है, इस सोच के साथ जीना, इस सोच के साथ आगे बढ़ना, इस सोच के साथ उठना और इस सोच को आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है, जो प्रयास अब किया गया। और मुझे ऐसा लगता है जो अभी हम देख रहे थे आपके चैनल पे, जिस तरह से अरशद साहब की मुलाकात हुई माननीय भागवत जी के साथ, वो एक संदेश, बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है कि ये मुल्क हमारा है, हम सबको इसमें मिलके रहना है, और जहां कहीं भी दूरी थी उसको बैठ के हम आपस में सोच सकते हैं कि इस दूरी को कैसे अलग हट के किया जाए। क्योंकि आपने ये देखा, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, अगर आप एक इंडिविजुअली एक मुसलमान को पूछेंगे तो वो हमेशा इस मुल्क के लिए आगे बढ़ने की बात कहेगा। परंतु जहां एक कोई इस तरह का लीडर आ जाएगा जिसने हिंदुस्तान को कभी हिंदुस्तान नहीं समझा, अपना मुल्क नहीं समझा, वहां पर ये डिफरेंस पैदा होता है। और ऐसे मदनी साहब जैसे बुजुर्ग लीडरान जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं और इतने बड़े ओहदों पर बैठे हैं, वो लोग इस मिसकंसेप्शन को खत्म भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं, और यही हमारा प्रयास शुरू से रहा। ओके, ठीक है। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आप इस मुलाकात को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मोहतरम, सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये वो मुल्क है जो पीरों और फकीरों का मुल्क है। ऐसे मुल्क में एक दूसरे से मिलना, ये बुरी बात कभी कही नहीं जा सकती है। और देखिए, एक मिलना और सद्भावना की बात है, एक प्यार मोहब्बत की बात है। हम मुल्क में के अंदर में जो जिम्मेदार लोग हैं, जिस तरीके से मदनी साहब ने पैर को, कदम को आगे बढ़ाया है और उस दहलीज तक पहुंचाया है जिसे लोग अछूत समझते थे, जिसे मुसलमान या दूसरे लोग हमारे भाई कुछ अछूत समझते थे, वहां तक पहुंचे, ये बहुत खुश आइंद कदम है। और हम लोग हमेशा से इस बात के ऊपर में जोर दे रहे हैं कि एक दूसरे से मिलकर ही मुल्क को की तकदीर बदली जा सकती है। जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ नहीं होगा, मुल्क की तकदीर नहीं बदली जा सकती है। अगर पहलू ये सोच रहा था कि भाई हम अपने जाविये पर एक ही ट्रैक पर चल करके हम मुल्क की तकदीर बदल पाएंगे, तो ये मुश्किल था। और मुसलमान ये सोच ले कि हम उससे हट करके अलग होकर के रहेंगे, ये भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे सूरत में हम दोनों का मिल जाना एक अच्छा संदेश होगा, एक अच्छा पैगाम होगा, और दुनिया के लिए भी और उन कट्टरपंथीवादियों के लिए भी जो ये सोच रहे थे कि हमने मुसलमान और हिंदुओं को अलग करके रखा है। ये हम दोनों कभी अलग नहीं रहे हैं। ये और बात है कि हम दोनों के अंदर में कभी कुछ चीजों के लिए खलिश रहती है कि भाई हमारी ये सोच है, हमारी फिक्र है, हम फिक्र की मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन भागवत साहब की मुखालफत नहीं करेंगे या भाइयों की मुखालफत करेंगे। और संगठन की या किसी और चीज की मुखालफत कभी भी मुसलमान ने नहीं की है। कभी कभी अगर मुखालफत होती है तो हर एक घर में हो सकती है, मुखालफत हमारे दरमियान में रहती है, लेकिन उस मुखालफत को पाटने के लिए मुस्लिम उलमा, मुस्लिम नवाज और फकीरान, पीर, बुजुर्गान दीन इस बात को हमेशा ये पैगाम देते रहे कि एक दूसरे से मिलें और अपनी तकलीफों को दूसरों के साथ शेयर करें। जब हम अपनी तकलीफों को एक दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो यकीनन है कि कुछ न कुछ अच्छी सूरत निकल करके सामने आएगी, और ये मुलाकात खुश आइंद होगी। आने वाले दिनों के लिए मुल्क का माहौल बदलेगा और प्यार, मोहब्बत और इख्वत का सही पैगाम जाएगा। ठीक है, बेशक सही बात है कि मुल्क का जो आने वाला वक्त है वो कुछ खुशाइंद रहने वाला है। लेकिन डॉक्टर एसपी पांडे साहब, अगर हम इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखें, पॉलिटिक्स के अंदर देखिएगा हर कोई इंसान जो है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन जहां मुल्क की बात आती है तो सारी पार्टियां एकजुट हो जाती है। यह बात अलग है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। आप इस मुलाकात को किस नजरिए से देखते हैं?
देखिए साहबा जी, पॉलिटिक्स की बात अगर आप करेंगे तो राजनीति भी हमेशा धर्मयुक्त होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव को उसका आदर्श बनना चाहिए। और ये मुल्क केवल किसी एक का नहीं है, ये सभी का है। और यही माननीय भागवत जी और माननीय मदनी जी के बीच में जो मुलाकात हुई है, देश में अमन चैन शांति और दो संस्कृतियों का ये मिलन है, ये दो सभ्यताओं का मिलन है, जो हमारे ही है, जो दोनों अपने ही है, एक माँ की दो संतान है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर मतभेद था या कोई बात ऐसी थी जिसपे स्पष्ट नजरिया नहीं था। तो अमन चैन शांति की दिशा में अगर प्रयास देश में स्थापित हो, उसके लिए किया गया बहुत बड़ा प्रयास है। दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई है, ये कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है। आने वाले समय में राजनीति तो जिंदगी में होनी चाहिए, जैसा कोई भी देश बिना राजनीति से अलग नहीं हो सकता, लेकिन राजनीति में हमेशा शुचिता, नैतिकता और कुछ अच्छे लोगों को लेकर चलना, किसी एक का लीडिंग नहीं होना चाहिए, सबको लेकर चले। ऐसा पूज्य माननीय भागवत जी ने हमारे प्रयास किया, मदनी जी ने भी प्रयास किया, और इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जिसका परिणाम आप देखेंगे आने वाले समय में राजनीति एक अलग रास्ते पर जाएगी और एक अमन चैन शांति और पैगाम देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, लेकिन रेणु भाटिया जी, जो हम सुन रहे थे मौलाना अरशद मदनी साहब को, उनका सीधे तौर पर कहना है कि क्योंकि जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि क्या राम मंदिर को लेकर कोई बातचीत हुई है, इस बारे में कोई जिक्र हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब चीजें तो बात की है। पहले फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है कि हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता है जिसके अंदर अलग अलग जो धर्म के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, उसको एक साथ लेकर आना है। क्योंकि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के वाकयात घटते हैं या फिर कुछ और ऐसे तनाजे हो जाते हैं जिससे मुल्क का माहौल खराब होने की कोशिश होती है, उस पर बात हुई है। देखिए, मैं एक बार एक माननीय भागवत जी की बात को सुन रही थी किसी सभा में, वो हमें सुना रहे थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा पेड़ है जिसमें हर तरह की औषधि है, उसके पत्तों का अलग महत्व है, उसके फूलों का अलग महत्व है, उसकी शाखाओं का अलग महत्व है। तो हर पेड़ के हर पार्ट का एक इतना इंपॉर्टेंट महत्व है जिससे मिलकर वो एक पेड़ बनता है। और यदि हम एक भी पार्ट काट देते हैं, जैसे मसलन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे इस देश के जो एक गुलदस्ते में बंधे हुए हैं, एक भी फूल को आप हटा के देंगे तो खुशबू कम हो जाएगी। तो उस गुलदस्ते को बांध के रखना, उसको बना के रखना, सबसे पहला ये हमारा धर्म है। और जो इस मुलाकात में अभी इनको सुना भी गया, उसमें भी इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि पहला ये जो कदम, ऐतिहासिक कदम, जैसे पांडे जी ने भी कहा कि एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा रही थी, या यूं कहें कि कुछ चंद लोग हर जगह प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं खलिश बनी रहे, परंतु कुछ ऐसे लोगों की वजह से शायद ये गुलदस्ता संपूर्ण नहीं हो पा रहा था, जिसका मदनी जी ने और माननीय भागवत जी ने ये जो प्रयास किया है, मुझे लगता है इस गुलदस्ते को प्रेम के सूत्र में, राष्ट्रता के सूत्र में, हिंदुस्तान के प्रेम के सूत्र में ऐसे बंधना चाहिए जिससे कि हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, गुरुद्वारा और हर चीज का जो है रास्ता निकल आए उस तरीके से कि सारे देश में सुख, संपन्नता और शांति बनी रहे। बिल्कुल, शांति बनी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मुल्क के लिए बहुत अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। लेकिन मुफ्ती मंजूर साहब, क्योंकि हम अरशद मदनी साहब को सुन रहे थे, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आने जाने से ही बात बनती है, और आने जाने का मतलब साफ है कि जब आप हमारे यहाँ पर आएंगे, हम आपके यहाँ पर जाएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, समझेंगे। और इससे पहले जो आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि आरएसएस जो है अछूत है, उसके पास जाना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ लोग ऐसा अगर सोचते थे, तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज अब मिटती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि ये अछूत बनाने वाली वो सियासी पार्टियां थी जिन लोगों ने मुसलमानों को अपना ठेकेदार अपना ठेका समझ रखा था मुसलमानों के ऊपर में, जिनकी इजारादारी मुसलमानों पर चलती थी। उन पार्टियों ने आरएसएस के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान में खलीज पैदा की थी। वो पार्टी कौन है वो आपके सामने, नाम लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसका नाम भी नहीं बचा है। तो ऐसे सूरत में वो पार्टियां ऐसी थी जिन पार्टियों ने मुसलमानों को कहीं ना कहीं डर दिखाया, और मुसलमान उस डर से उभर करके आ रहा है। सोच बदली है, फिक्र बदली है, लोगों के ख्यालात बदले हैं। इसकी असल वजह यह है कि इंसान और मुसलमान हिंदुस्तान में डर के नहीं रहना चाहता है। वो लोग थे जिन लोगों ने डराया था, अब वो डर जो है झोली से बाहर आ चुका है, और जब बाहर आ चुका है तो सब लोग समझ चुके हैं कोई डर नहीं होगा। और हम जब तक भागवत साहब से या आरएसएस से नहीं मिलेंगे, या वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हम उनके प्रोग्रामों में नहीं जाएंगे, तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? ये बहुत खुशाइन कदम है। और मैं तो समझता हूं कि आने वाले दिनों में मैं खुद एज मुफ्ती मंजूर ज़ियाई बॉम्बे के अंदर में एक बड़ा प्रोग्राम हम रखेंगे इंशाल्लाह। उसमें भागवत साहब को बुलाएंगे और कहेंगे वेलकम है साहब, आप अपनी विचारों को हमारे सामने पेश कीजिए, ताकि हमारे लोग भी आपको और आपके माध्यम से, सलाम के माध्यम से पैगाम भी देना चाहते हैं हम साहब को कि हम जल्दी 12 तारीख के बाद, चूंकि एक मेरा बड़ा प्रोग्राम है बाहर मुल्क में, हम अभी सफर कर रहे हैं, आज ही हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम रिटर्न आएंगे 10 को, और इंशाल्लाह 11-12 के दरमियान में हम खुद साहब से जाके मिल करके उनका अपॉइंटमेंट और टाइम फिक्स करेंगे कि हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि आरएसएस और मुसलमान के दरमियान में जो खाई है उसको पाटने के लिए एक अच्छा कदम होना चाहिए। हम उसके लिए एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम बॉम्बे के सरजमीन पे रखेंगे। देखिए, मुझे लगता है अगर आपने ऐसा कर दिखाया, अगर आपने ऐसा सोचा भी है, तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। अगर आपने बहुत काबिल
काबिले तारीफ है। और अगर आपने जिस दिन ये कर दिया तो मुझे लगता है वो लोग जो आप में और जो हिंदू मुसलमान की जो ये गाथा गाते थे और तोड़ने का काम करते थे, वो कहीं के नहीं रहेंगे, जैसे आपने अभी भी बात की। आप जैसों को ऐसे भगीरथ के रूप में याद किया जाएगा, जो दोनों संस्कृतियों के सेतु के रूप में रहेंगे, बिल्कुल हमेशा याद किए जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन पांडे साहब एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिएगा मुलाकात भले ही 30 मिनट के लिए तय हुई हो, लेकिन आपने देखा कि 1.5 घंटे तक तकरीबन ये मुलाकात चली और रात को 12 बजे तक चली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई मुलाकात करता है, पहली मुलाकात अगर इतनी लंबी खिंच जाती है, तो अंदाजा लगाइए आने वाला वक्त कितना अच्छा होने जा रहा है। निश्चित रूप से साहब, मुलाकात देखिए, जब दो भाई मिलते हैं आपस में तो उसमें समय की सीमा नहीं होती, समय का बंधन नहीं होता, क्योंकि बीच में प्यार होता है। और प्यार से जब व्यक्ति मिलता है तो कई ऐसी चर्चाएं भी होती हैं जो हमसे छूट गई हैं। अगर जैसे कि आप देखें कि दो लोग, जैसे राम को आप देखिए, राम 14 वर्ष बाद जब वनवास से लौटे तो मिलने वालों का तांता लगा रहा, और कोई समय की सीमा नहीं थी, कोई इतनी देर मिलेगा, कितनी देर मिलेगा, एक लंबी सीमा, क्योंकि वहां दो दिलों का मिलन होता है, दो संस्कृतियों का मिलन होता है, दो सभ्यताओं का मिलन। और आपने देखा कि आरएसएस तो हमेशा इस तरह से काम करते। आरएसएस के आदरणीय इंद्रेश कुमार जी वरिष्ठ नेता हैं, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और मुसलमानों के बीच में हमेशा राष्ट्रीयता की भावना और उन्हें जोड़ना और संघ में उनके योगदान को हमेशा उस क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करते रहे, और बड़े संख्या में देश में उनको चाहने वाले लोग हैं। बड़ी संख्या में आरएसएस से मुसलमान भाई जुड़े हैं हमारे। आप देखें, ये नई बात नहीं है, लेकिन मदनी साहब का यह जो प्रयास था ये बहुत ही सराहनीय है और स्वागत योग्य है। कहीं ना कहीं हमें यह हमारी इस आपके जी सलाम चैनल के माध्यम से अपील है कि अन्य देश के अन्य मुसलमान भाइयों को और जो कथित ठेकेदार बनते हैं उन्हें भी इस मुलाकात से सीख लेना चाहिए और आगे आना चाहिए, क्योंकि सर्वधर्म समभाव एक ऐसा हमारे राजनीतिक तौर पर शब्दावली है जिसे कहीं ना कहीं हम प्रेम और शांति स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेणु भाटिया जी, तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया था, धीरे धीरे करके बात चल रही थी कि भाई मिलेंगे, मुलाकात होंगे, हालांकि माहौल बनाया जा रहा था, उसके बीच में पुल का काम जरूर किया जा रहा था और कहा जा रहे थे, क्योंकि खुद अशरफ मदनी साहब ने कहा है कि 2-3 बार अलग अलग लोगों से मुलाकात होती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ब्रिज का काम किया जा रहा था। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, तो क्या ये माहौल अगर धीरे धीरे करके पूरे मुल्क में फैलेगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे दुनिया के अंदर एक पैगाम जाएगा कि देखिएगा हिंदुस्तान के लोग एक साथ मिलकर कैसे रहते हैं। देखिए, एक परिवार में भी जब दो भाइयों की आपस में सोच में कहीं फर्क आ जाता है तो घर का माहौल बहुत बिगड़ जाता है, और बाहर वाले इसका बहुत फायदा उठाते हैं। ये हमेशा से इतिहास रहा है, चाहे वो भारत देश में कई बार कष्ट आया है उसको देख लो, चाहे आज भारत के साथ दूसरे देश अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको आज झुकना पड़ा। अब मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, आप समझ रहे हैं कि जब भी किसी ने भारत की ओर आंख उठा के देखा और दो भारत के बीच में भाइयों को लड़ाने का काम किया, उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अगर इंटरनल स्थिति हमारी जैसी आज मदनी साहब और भागवत जी ने बनाई है, जो ये प्रयास हुआ है, जो ये पहल हुई है, जो एक खूबसूरत रास्ता और रिश्ता निकला है, इसको अगर हम आगे चल के परवान चढ़ाते हैं और सभी लोग इसके ऊपर फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी मानकर, अपने आप को इस देश का नागरिक मानकर, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हिंदुस्तान कहीं पर किसी के आगे कोई ऐसा कष्ट सहने वाली बात में करेगा। दूसरी बात, जो अभी मेरे भाई मुस्लिम स्कॉलर बात कर रहे थे, मंजूर साहब, कि कुछ लोग बीच में इस तरह के रास्तों के अड़चन हुआ करते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भाई से कहूंगी कि आप ऐसी कड़ी बने और आपके और जो बाजू हैं, जो भाई हैं, वो ऐसी कड़ी बने जो हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान के इस रिश्ते को, इस संस्कृति को तोड़ने से, बिगाड़ने से, खत्म करने से बचाएं, क्योंकि हमारी दोनों धर्मों की संस्कृति इतनी बढ़िया है कि अगर ये एक हो जाती है, एक सिस्टम से चलने लग पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता आने वाली कई पुश्तें जो है आप लोगों की इस अच्छी पहल को भूल पाएंगी, और हिंदुस्तान कहीं पर भी आगे तरक्की के रास्तों में एक पल के लिए भी कहीं रुक पाएगा। बिल्कुल। और देखिएगा एसपी पांडे साहब, क्योंकि अभी हमने सुना था यहाँ पर मौलाना अरशद मदनी से जब सवाल किया गया कि इससे पहले भी मुलाकात की कोशिश हुई थी और असद मदनी साहब और के सुदर्शन के बीच में जो मुलाकात की बात चल रही थी, ऐसा आखिर इन साल के बीच में क्या हुआ कि ये मुलाकात पीछे होते चली गई और किसी ने ऐसा राब्ता करने की कोशिश नहीं की? क्या उन सियासी पार्टियों को हम इसके लिए जिम्मेदार माने? निश्चित तौर पर सियासी पार्टियां ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई अच्छी पहल होती है तो जो सियासी पार्टियां हमारे देश में है वो राजनीतिक हानि और लाभ को देखती हैं, और जो उनकी राजनीति है वो इन्हीं गंदी विचारों पर केंद्रित है। क्योंकि अमन और पैगाम, शांति है अगर समाज में हो जाएगी, फिर राजनीति में जो अच्छे कार्य हैं उनको प्रमोट तो किया जा सकता है, लेकिन गलत
गलत काम के लिए फिर जगह कहां बचेगी। बिल्कुल। तो इसलिए शहबाज साहब ये देखने को मिला कि बीच में तमाम ऐसी दूरियां पैदा करने का राष्ट्रीय स्तर प्रयास किया गया, प्रदेश स्तर पर चाहे आप देख लीजिए कि अलग अलग जगहों पर दंगे कराए गए, या फिर जो भी रहा, लोगों ने, अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अपनी पार्टी के स्टैंड को जीवित रखने के लिए मुसलमान और हिंदू दोनों भाइयों को आपस में लड़ाया, और न सिर्फ लड़ाया बल्कि उनके अंदर वैचारिक से लेकर शारीरिक दूरी तक की कहीं न कहीं कि वो मिलने ना पाए और उनमें एक बड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे। और इसलिए आज आवश्यकता पड़ी, आज मदनी साहब को लगा कि जैसा कि आप देखा कि हमारे जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके नेतृत्व में देश के 125 करोड़ आबादी और हिंदू मुसलमान और सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं, और यही आने वाला समय है जब सबका विकास हो। क्योंकि आपने देखा कि सरकार का स्टैंड मोदी 1 का था, सबका साथ सबका विकास, और वही स्टैंड आगे भी आपने देखा। विकास जब होता है तो यह पूछ कर नहीं होता कि हिंदू है कि मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, विकास सभी का होता है। और पिछले 5 सालों में आपने देखा भी कि बेहतरीन स्थिति में देश हमारा खड़ा है। और न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर भी आप देखिए विश्व समुदाय भारत के प्रति अपना जो नजरिया था वो कितने तेजी से बदल के रखा। जी, नजरिया इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उसके अंदर ऐड हो गया है, और इसीलिए शायद उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी आने वाले वक्त में विश्वास यूं ही बढ़ता रहेगा। लेकिन मुफ्ती मंजूर जाहिद साहब, क्योंकि आप एक पहल करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उस पहल के अंदर आप खरे उतरेंगे, लेकिन जब मौलाना अरशद मदनी साहब से इस बारे में सवाल किया गया कि क्या आप दोनों कभी एक मंच पर आ सकते हैं, तो इस बात का उन्होंने खैर मकदम क्या है? बिल्कुल खैर मकदम भी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से कह दूं, पिछले 8 महीने से हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मुंबई के कुछ एमएलसी हमारे दोस्त हैं और कुछ एमएलए हम लोगों ने कई मरतबा प्लानिंग करके उसको रखा है, और बहुत जल्द अनकरीब हम उस प्लानिंग को आपके सामने लाएंगे। और जिसलाम को हम पहली खबर देंगे कि जिसलाम बताए कि जिस तरह मुफ्ती मंजूर जियाई और भागवत साहब या और तमाम लोग एक जगह कैसे जमा होते हैं। हिंदुस्तान के हिंदू संस्कृति नहीं बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति जिसमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल होते हैं, उन संस्कृति को पेश किया जाएगा और बताया जाएगा हमारी फिक्र अलग नहीं है। मुल्क के तई आपकी फिक्र जितनी है उतनी फिक्र हमारी भी है, और जब भी मुल्क पर कोई बात आएगी तो हम भी उसी तरीके से खड़े रहेंगे जिस तरह पिछले साल के तौर पर खड़े आए हैं। अब्दुल हमीद बनकर के हम खड़े रहे हैं पहले, आज भी अब्दुल हमीद के भाई बनकर के हम खड़े रहेंगे। हमें कभी भी मुल्क के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। बात जहां तक आपसी मामला की है तो हम दोनों में भेदभाव हो सकता है, हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, वो हमारे बारे में कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उन बातों को बैठ करके हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सके। बिल्कुल, बात करने से ही क्योंकि बात निकलती है और बात आगे बढ़ती है। लेकिन रेणु भाटिया जी, अब मैं एनआरसी के मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूं, क्योंकि एनआरसी के बारे में भी जब पूछा गया तो उनका यह कहना था कि वजीर दाखिला की उन्होंने तारीफ की है बाकायदा अमित शाह साहब की, और कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब धीरे धीरे करके मुल्क के जो बाहर के लोग अंदर दरअंदाजी करते हैं तो मुल्क को खोखला करने की कोशिश करते हैं, और शायद यही सबसे अच्छा कदम उनका बताया है। और साथ ही यह भी कहा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी 120 दिन का वक्त है, आप जो है जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपके पास नहीं उससे मुतमईन हो तो आपके पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी है। देखिए, बहुत ये बड़ा स्पष्ट एक जो है नजरिया सामने आया है। इसमें कोई लाग लपेट या किसी भी तरह की पॉलिटिक्स या किसी को बरगलाने की या खुश करने की बात सरकार ने नहीं की। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इस बात को रखा कि अगर हमने किसी का भी अधिकार छीनने की बात कभी नहीं कही, और जिसका अपने देश में जो अधिकार बनता है वो रहेगा, लेकिन हम नाजायज या अननेसेसरली किसी को अपने देशवासियों का अधिकार लेने नहीं देंगे। और ये बहुत जरूरी भी था। मदनी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को कि अगर इस तरह से जैसे उन्होंने कहा कि इतने हजार लोग आ गए, इतने लाख लोग आ गए, अगर छूट दी जाती तो लाखों की संख्या में लोग इस तरह से बढ़ते और अपने मुल्क का जो है नुकसान रहता। परंतु आप कभी भी इस चीज के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपका अधिकार है तो आपका वो वंचित नहीं होगा। तो ये कुछ कदम ऐसे जो सरकार ने लिए हैं, जैसे अभी पांडे जी ने कहा, माननीय मोदी जी ने सबके विकास की जब बात की तो सबको ऐसा लगा कि ये लोग सिर्फ हिंदुओं का विकास करेंगे या उन राज्यों का विकास होगा जहां पर इनकी सरकारें हैं। परंतु आप देखिए, माननीय मोदी जी ने पूरे देश के किसी भी राज्य को ऐसा नहीं छोड़ा वंचित जहां पर उन्होंने प्रॉपर बजट ना दिया। और बहुत से राज्य तो ऐसे जहां हिंदुइज्म के नाम पर तो ये बात कहीं आई नहीं, दूसरी जातियों के भी लोग अगर थे वहां पर तो उनको अधिक प्रयत्न किया सहयोग करने का, ताकि पूरे देश का इक्वल विकास रहे। धारा 370 की भी अभी जैसे बात कर रहे थे कि उस वजह से कश्मीर में आप ये देखिए 25 दिन, जहां एक दिन भी आप और हम न्यूज इसमें डिबेट में बात करते थे तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कहां बम ना फटा हो, कहां पर गोलियां ना चली हो, कहां पर परिवार ना उजड़े हो।
मैं खुद कश्मीर से आती हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ, तो मैं जब वहां पे लिंक करती हूँ अपनी बात को उनके साथ, तो वो लोग ये कहते हैं कि मतलब वो वाले टाइम है जो हमने बचपन बिताया था, जैसे खुशहाली थी, कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी। लेकिन बीच में जो ये समय आया, केवल राजनीतिक जो एक माहौल बनाया गया और मदनी साहब ने एक्सेप्ट किया इस बात को, वो समझ गए हैं। और मौलाना साहब के माध्यम से मैं आपको कहूंगी कि अगर हर घर में हर स्कॉलर मौलाना आपकी तरह हो जाएंगे, उसी सोच के साथ जिएंगे कि ये हमारा हिंदुस्तान है, हमने इसे बचाना है, हमने यहाँ रहना है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, जैसे मदनी साहब ने कहा हमारा मुल्क है। जिस दिन ये भावना हमारे अंदर जागृत हो जाएगी तो उन पार्टियों की कोई भी नाजायज काम करने की हिम्मत नहीं बढ़ेगी, उन देशों को हमारी तरफ झांकने की हिम्मत भी नहीं बढ़ेगी जब आप जैसे लोग सामने फ्रंट पे आएंगे। बिल्कुल, और उन फ्रंट पर आना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब ऐसे लोग सामने आएंगे तो उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो भी उसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन मुफ्ती मंजूर साहब, मुल्क में बिना प्यार के और यकजहती के तरक्की नहीं हो सकती है, ये बात मौलाना अरशद मदनी साहब ने कह दी है और कहा है कि जब जब प्यार बढ़ेगा, जैसे जैसे यकजहती बढ़ेगी, उसके बाद ही तरक्की होगी, क्योंकि यूनिटी में ही ताकत है। और जब जब हमें तोड़ने की कोशिश की है, हम लोगों ने मजबूत होकर दिखाया है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नापाक हरकतें हम हर रोज देखते रहते हैं, वो किस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करता रहता है और दरअंदाजी की कोशिश करता रहता है। क्या इस मुलाकात के बाद एक मुल्क के बाहर भी पैगाम जाएगा कि हाँ, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के मत देखना? देखिए, ये बात बहुत पहले से आया है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पर महफूज, उसे साइड में रख दें, और जब भी कोई बाहर की आंखें हम पर आंख भी उठाने की कोशिश करेगी तो हम उस आंख को फोड़ने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग जानते हैं और हम लोगों ने बावर भी कराया उन्हें बार बार, जब भी जरूरत पड़ी तो हमने उन दूसरी कौमों को, दूसरे लोगों को, दूसरे मुल्कों को, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, हमने सबको बावर करा दिया है कि याद रखना, जब भी हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखोगे, हम उस वक्त ये ना सोचना कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा, तुम्हारा कोई साथ देगा, ये उस मुल्क का साथ देगा, क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें यही सबक दिया है, अपने मुल्क के लिए जान देना ये भी इबादत है और अपने मुल्क के लिए अपनी जिंदगी लुटा देना ये एक इबादत है। तो जब इबादत का हिस्सा है तो यकीनन हम उसको फॉलो करते आए हैं और करते हैं और हमेशा हमेशा करते रहेंगे। ये पैगाम जिंदगी भर के लिए पूरी दूसरे मुल्कों के लिए है। तो मैं आपको बता दूं, यकजहती में ही ताकत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और पैगाम जो मौलाना ने दिया बहुत खूबसूरत है, और साथ ही साथ ये पैगाम सिर्फ मौलाना का नहीं बल्कि ये पैगाम हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हम जिनके मानने वाले, जिनके नाम के में जीते हैं। ऐसे सूरत में ये वो मुल्क हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के बताए हुए रास्तों पर हम पे चलना है, और ये मुल्क हमें सिखाता है कि हम मोहब्बत करें, और हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि हम मोहब्बत करें और यकजहती में विश्वास रखें। और जब तक हम यकजहती में विश्वास रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी की मजाल नहीं कि उंगली उठाए या आंख उठाकर भी हमारी तरफ देखे, और हम जितना साल उसकी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, लेकिन डॉक्टर एसपी पांडे साहब, अब देखिएगा, आपने ये देख लिया कि मुलाकात कितनी अच्छे तरीके से हुई है और हर कोई इसकी जो है तारीफ कर रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इस मुलाकात को भी कहीं ना कहीं सियासत से जोड़ देंगी? देखिए, सियासत से जोड़ना एक अपना स्टैंड है और इससे कोई वंचित नहीं रहेगा। जिनको जोड़ना हो तो जोड़ेंगे ही, लेकिन किसी के जोड़ने या किसी के कहने से हम किसी अच्छी पहल को क्रिटिसाइज करें या रोक दें, यह उचित नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि आरएसएस ने, बीजेपी ने हमेशा योग्य व्यक्ति का सम्मान किया, चाहे योग्य हिंदू हो चाहे योग्य मुसलमान। कल ही देखिए फैसला हुआ, आरिफ मोहम्मद खान साहब थे, राजीव गांधी जी के साथ 1986 में केंद्रीय मंत्री थे, और शाहबानो प्रकरण में उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर। कितने बड़े नैतिक साहस का उन्होंने परिचय दिया। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने उनके योग्यता का सम्मान करते हुए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी काबिलियत को समझते हुए केरल जैसे राज्य का उन्हें राज्यपाल बनकर उस पद से सुशोभित किया ताकि संवैधानिक मूल्यों को बचाया जा सके। देश में और विकल्प है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आरएसएस हमेशा मुसलमानों के एंटी सोचता है, बीजेपी सोचती है। आप देखिए कि हमेशा सामाजिक सद्भाव कैसे स्थापित हो, भाईचारा बना रहे, अमन बना रहे, चैन बना रहे, और देश को आगे ले जाना है तो हमें ऐसी पहल करनी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि राजनीतिक लाभ हानि तो हमेशा चलता रहेगा और जिन्हें राजनीति करनी है वो करते रहेंगे। लेकिन हम किसी की राजनीति करने या किसी को रोकने से अच्छे काम को करना बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसे लगातार बढ़ाएंगे। और शायद यही वजह है कि जो बाकी के लोग होंगे या फिर मुखालिफ उसकी मुखालफत करने वाले लोग होंगे, उनका चेहरा इस वक्त लाल हो गया होगा, या फिर कहेंगे वो अपना चेहरा छुपा नहीं पाएंगे। रेनू भाटिया साहिबा, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि यही सवाल मैंने जब पांडे साहब से पूछा है कि आने वाले वक्त में मुल्क की आप तस्वीर को कैसे नजर देख रही हैं? देखिए, दिनों दिन मुल्क की तस्वीर तो निखरती जा रही है, खुशबू फैलती जा रही है, और आप
देखिए जैसे जैसे आप देखें ना, अगरबत्ती जब आप जलाते हैं तो जैसे जैसे वो खुशबू फैलती है सारे मच्छर भाग जाते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे इस हिंदुत्व की, भारतीयता की, इस खूबसूरत मुल्क की, इस भाईचारे की, हिंदू मुसलमान के आपसी मिलन की खुशबू फैलती जा रही है, वो लोग कमजोर होते जा रहे हैं। और अभी जैसे स्कॉलर साहब कह रहे थे कि कुछ लोग बीच में आते हैं, तो उन्हीं कुछ लोगों को तो हमने अपने से दूर भगाना है। उन्हीं कुछ लोगों का जिनका हम मेंटल ब्रेन वॉश कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए समझा सकते हैं, तो प्यार से समझाया जाना चाहिए, ये हमारा धर्म बनता है। लेकिन अगर जो इस तरह से नहीं समझना चाहते, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क में दो भाइयों को, हिंदू और मुसलमान का नारा देके कहकर बांटना चाहते हैं, उनको हमें फिर उस तरह का सबक भी सिखाना चाहिए। यही हमारे मुल्क की शान होगी कि हम एक बनकर, एक ही ध्वज के नीचे, एक ही तिरंगे के नीचे दोनों खड़े होकर उस अपने दुश्मन को अलग करें जो हमारे को बांटना चाहता है, हमारा घर तोड़ना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी परिवार अपना घर नहीं तोड़ने देना चाहता, तो हम क्यों अपना देश तोड़ने दें। बिल्कुल। मुफ्ती मंजूर जाहिद साहब, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में क्या हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए कि ताकि ऐसे जो मोमेंट्स है वो आगे बढ़े, और क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि आपका भी कुछ इस तरह की प्लानिंग है। देखिए मोहतरम, मैं सबसे पहले बात बता दूं कि हम और आप, यानी हम दोनों मिल करके, हिंदू भाई और मुसलमान भाई, हम दोनों मिल करके मुल्क खूबसूरती, मुल्क बनने के लिए, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हमें जहां भी बैठना पड़े, चाहे वो कोई भी संगठन हो, बहुत क्लियर बात कह रहा हूं, कोई भी संगठन हो, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम इस संगठन के साथ बैठ करके अपने मुल्क की तकदीर को लिखने में, कामयाब कराने में हम अपना पूरा योगदान देने की कोशिश, चाहे वो रैली के जरिए हो, प्रोग्राम के जरिए से हो, प्लानिंग के जरिए, हम हर उस मंच से बात करना चाहते हैं ताकि अपना मुल्क आगे बढ़ सके। हमें मंच से मतलब नहीं, हमें मुल्क से मतलब है, हमें संगठन से मतलब नहीं, हमें उस मुल्क से मोहब्बत है जिस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपना खून दिया है। तो हम उस मुल्क की जिंदगी के लिए, उस मुल्क की बका के लिए, उस मुल्क की तरक्की के लिए हर उस जहत जाएंगे, हर उस मकाम पर पहुंचेंगे, हर उस संगठन से मुलाकात करेंगे, हर उस शख्स से मिलेंगे जिससे भी मिलने की जरूरत पड़ेगी। कोई अछूत थोड़ी है भागवत साहब, यार इसे मुल्क है, हमारे भाई है, कोई अछूत थोड़ी है। जोशी साहब जो हमारे भाई है, हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, और अगर उनसे बात करने से हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे भाई सेफ रहेंगे, हमारे मुल्क की सलामती होगी, तो हम यकीनन मिलेंगे और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप समूह मेहमानों का, रेणु भाटिया जी आपका, और मुफ्ती मंजूर जाहिद साहब आपका, डॉक्टर एसपी पांडे साहब आपका। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बात करने से ही बात बनती है, और बात बनने से ही बात बढ़ती है। मुल्क बढ़ेगा तो तरक्की करेगा, और तरक्की करेगा तो हम सब के लिए अच्छा होगा, सभी हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा होगा। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। देखते रहिए जी सलाम।